नमस्कार। आज की जो कहानी है ये एक सामाजिक कहानी है और इसको हम सुनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल्स है पति पत्नी का कोर्ट में तलाक हो रहा था, तभी जज साहब ने कुछ ऐसा किया कि। तो इस कहानी को सुनने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि वास्तव में ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जो जज साहब हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो लड़की उसकी ज़िंदगी को एकदम से नरक बना देती है। वह लड़की शादी के 2 साल के अंदर ही अपने पति को गुंडों से पिटवा देती है और अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती है। और इतना ही नहीं, उल्टा अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है और इस प्रकार अपने ससुराल वालों को झूठे केस में वह फंसा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मायके में रहकर वह अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती थी, मौज मस्ती करती थी, संबंध बनाती थी और यहाँ तक कि महिला सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए गए थे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। इन दोनों का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की सुनवाई होनी थी। इसकी सुनवाई एक महिला जज को सुनाना था। उस महिला जज की उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास थी। जज साहिबा बहुत तेज तर्रार थी और अपने कड़े फैसले की वजह से वह जानी जाती थी। किसी भी केस को वह चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। लेकिन जब इन दोनों का केस जज साहब के पास जाता है तो जज साहिबा पहले दोनों की पूरी कहानी को समझती हैं और लड़के को देखकर वह मुस्कुराने लगती हैं, उसके ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती हैं और धीरे धीरे यह मामला एक अलग ही रूप ले लेता है जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है, एक जज साहिबा की और एक मुजरिम की। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी कहानी को देखने और सुनाने का प्रयास करते हैं। आज की यह सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। कोर्ट में दोनों पति और पत्नी अपने अपने वकील के साथ जज साहब के सामने खड़े होते हैं। पति का नाम अमन होता है और उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। जज साहिबा अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और जब दोनों का फाइल जज साहिबा के पास जाता है तो जज साहिबा बड़े ही ध्यान से दोनों की कहानी को पढ़ती है कि आखिरकार दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ था। उस कहानी को जानने की कोशिश करती हैं। जब जज साहिबा दोनों की कहानी पढ़ लेती है तब उन दोनों को देखकर वो मुस्कुराने लगती हैं। अमन एक सरकारी टीचर था और सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। जज साहिबा अमन की तरफ देखते हुए कहती है कि आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी हरकतें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप टीचर हैं। तब अमन कहता है कि जज साहिबा, मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं। तब जज साहिबा कहती है कि आपकी पत्नी ने आपके बारे में कंप्लेन में लिखवाया है कि आप अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके घर वालों की आप
इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनके घर से आपके घर पर उनका कोई रिश्तेदार आता है तो आप उन्हें उल्टा सीधा बोलकर अपने घर से आप भगा देते हैं। और शादी में इतना ज़्यादा दहेज लेने के बाद भी आप उनके ऊपर दहेज का दबाव बनाते हैं। यहाँ तक कि आपकी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, दिखने में अच्छी खासी है, लेकिन आप उसके बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं। यह हरकतें किसी मास्टर जी की तो नहीं हो सकती हैं। तब अमन कहता है कि जज साहिबा देखिए, ये सारी बातें झूठी हैं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। तब जज साहिबा पूजा से पूछती है उसकी पत्नी से कि पूजा तुम बताओ, तुमने जो भी कंप्लेन में दर्ज करवाया है, कंप्लेन लिखवाया है, वो सही है या फिर झूठ है। पूजा कुछ बोल पाती उससे पहले ही पूजा का वकील है जज साहिबा से कहता है कि जज साहिबा, यह आदमी एक नंबर का झूठा आदमी है। शादी की पहली रात से ही इस आदमी ने पूजा को परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज के पैसे के लिए पूजा को मारता भी था। तब जज साहिबा कहती है कि वकील साहब आप थोड़ा सा चुप रहिए, जिसके साथ जो हुआ है उसको बोलने दीजिए ना। जज साहब पूजा से कहती है कि पूजा तुम सच सच बताओ कि जो भी तुम कंप्लेन में लिखवाई हो वो सही है या फिर झूठ है। तब पूजा कहती है कि मैडम जी, मैं कंप्लेन में जो भी लिखवाई हूँ उसकी एक एक बातें सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब जज साहिबा कहती है कि ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आपके पति ने आपको बहुत ज़्यादा मारा पीटा था और आपका हाथ भी टूट गया था, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपका कौन सा वाला हाथ टूटा था? दाहिना हाथ टूटा था या बायां वाला हाथ टूटा था? तब पूजा कहती है कि मैडम जी, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। तब जज साहिबा कहती है एक बार फिर से सोच लीजिए और विचार कर लीजिए कि आपका कौन सा हाथ टूटा था। तब पूजा कहती है कि जज साहिबा, मैं सही कह रही हूँ, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। तब जज साहिबा कहती है कि एक बात बताइए, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तब पूजा कहती है कि मैडम जी, ये मेरा दाहिना वाला हाथ टूटा था। तब जज साहिबा कहती है कि आप जिस हाथ को दिखा रही हैं वो हाथ आपका दाहिना हाथ नहीं है, बल्कि वो हाथ आपका बायां है। दोस्तों, अब पूजा थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और कहती है कि हाँ मैडम जी, मैं भूल गई थी, यही वाला हाथ मेरा टूटा था। तब जज साहिबा कहती है कि देखिए, अगर किसी भी इंसान का हाथ टूटता है तो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है कि उसका कौन सा हाथ टूटा था। एक सेकंड में ही वो आदमी बता देता है कि मेरा यह वाला हाथ टूटा था, लेकिन आपको तो यह बात याद भी नहीं है। सोचने में इतना समय लग रहा है कि आपका दायां वाला हाथ टूटा था या फिर बायां वाला हाथ टूटा था। तब जज साहिबा पूजा से पूछती है कि हाथ टूटने के बाद आप किस अस्पताल में गई थी इलाज करवाने के लिए? तब पूजा कहती है कि मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम नहीं याद है। तब जज साहिबा कहती है कि देखिए, अगर आपका हाथ टूटा होगा तो आप एक बार नहीं बल्कि कई बार अस्पताल आपको जाना पड़ा होगा, और आप पढ़ी लिखी है, आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी हैं, तो आपको अस्पताल का नाम तो याद होना ही चाहिए। तब पूजा कहती है मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं है। तब जज साहिबा कहती है ठीक है, आप घर से अस्पताल किस साधन से गई थी? तब पूजा कहती है मैडम जी, मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं किस अस्पताल में गई थी और किस साधन से मैं उस अस्पताल में गई थी। तब जज साहिबा कहती है कि ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जज साहिबा अमन से पूछती हैं कि अमन, आप बताइए, आपने भी कंप्लेन में दर्ज करवाया है कि पूजा के घर वाले आपको मारते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं,
आपने कंप्लेंट में यह भी लिखवाया है कि पूजा के घर वालों ने मारकर आपका पैर तोड़ दिया था। आपको भी याद है कि कैसे क्या चीज़ हुआ था, या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तब दोस्तों अमन कहता है कि मैडम जी मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। उस समय सुबह के 9:30 बज रहे थे और मैं घर से तैयार होकर स्कूल जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पूजा के पिताजी और उसके भाई मुझे रोक लेते हैं और वहाँ पर 2-3 लोग और आ जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर मुझे मारने लगते हैं। कुछ लोग डंडे से मेरे पैर पर वार करने लगते हैं, जिसके वजह से मेरा पैर टूट गया था और मैं ज़मीन पर गिरकर रोने लगा था। तभी मेरे गांव के कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़ते हुए आए, तो वे लोग वहां से भाग गए। उसके बाद मेरी बहन और मेरे जीजा जी मुझे वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाए थे और वहां पर एक डॉक्टर शर्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा इलाज किया था और पूरे 1 महीने तक मैं बिस्तर पर पड़ा था और मेरी माँ मुझे बच्चों की तरह प्यार करती थी, मुझे संभालती थी, मेरी देखभाल करती थी। मैं ये सब अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। इतना कहने के बाद अमन जज साहिबा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पूजा अमन से कहती है कि जैसे तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस दिन तुम बच गए थे, नहीं तो मेरे पिताजी तुमको जिंदा नहीं छोड़ते, तुमको मार डालते। तुम बस देखते जाओ, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तुम्हारा होने वाला है। तभी पूजा का जो वकील था वो पूजा को चुप कराने लगता है और कहता है कि पूजा चुप हो जाओ, तुम जज साहब के सामने ये सब क्या बोल रही हो। तभी जज साहिबा कहती है कि पूजा के वकील से कि वकील साहब आप उनको बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों टपक जा रहे हैं। अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो ये सब केस मैं चुटकियों में सॉल्व कर देती। आप ही के लोगों की वजह से ऐसे केस को लंबा खींचना पड़ता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसको पहचानने में ज़्यादा वक्त थोड़े लगता है। तब वकील साहब जज साहिबा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि जज साहिबा ठीक है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तब जज साहिबा अमन और पूजा से पूछती हैं कि एक बात बताओ, तुम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करने का असली वजह क्या थी। तुम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों करते थे। तब पूजा कहती है मैडम जी मेरे पति सरकारी मास्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी 60 से 65 हज़ार के आसपास है, लेकिन वह महीने में 1 रुपया भी मुझे नहीं देते हैं और मेरे ऊपर मेरे रिश्तेदार वालों पे शक करते हैं। लेकिन जब इनके रिश्तेदार के लोग घर पर आते हैं तो ये उनका मान सम्मान करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद से ही ये हर रोज़ मुझे मारते पीटते थे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। यह सोचते हैं कि मैं इनसे शादी कर ली हूँ तो मैं इनकी गुलाम बनकर रहूँगी। तब जज साहिबा अमन से पूछती हैं कि अमन तुम बताओ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता था और तुम पूजा के रिश्तेदार वालों की इज्जत क्यों नहीं करते थे। तब अमन कहता है कि मैडम जी कौन से रिश्तेदार के लोगों की आप बात कर रही हैं। जो भी हमारे घर पूजा के रिश्तेदार के लोग आते थे वो सभी लोग लड़के ही होते थे। जब मैं पूजा से पूछा करता था कि ये कौन है तो कभी कहती थी
कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मामा का लड़का है। अब इस तरीके से इतने सारे लोग घर पर पूजा से मिलने के लिए आते थे और पूजा उनके साथ घूमने भी चली जाती थी। मुझसे अक्सर बोलती थी कि मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए, घर पर रात को आऊँगी। मैं उससे पूछता भी था तो वो कुछ नहीं बताती थी और हमेशा उन्हीं लोगों से दिन रात फ़ोन पर बात करती रहती थी। मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी पत्नी उन लोगों के साथ क्या कर रही है। मैं जब कुछ बोलता था तो यह मुझको ही उल्टा समझाने लगती थी और उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा करने लगती थी और मुझे धमकी देती थी कि तुम्हारे घर वालों को मैं गायब करवा दूंगी और तुमको मरवा दूंगी। मैडम, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और पिछले 6 साल से मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो चुकी है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपना घर परिवार संभालूँ, अपने माँ बाप को देखूँ या फिर उनका देखभाल करूँ या अपनी नौकरी करूँ या फिर अपने कोर्ट कचहरी का चक्कर काटूँ, अपनी पत्नी को संभालूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी सैलरी जो आती है उसमें से 20,000 तो महीने का ये ले लेती है और ये उस पैसे से मौज मस्ती करती है, घूमती फिरती है, लोगों के साथ इधर उधर जाती है। इसको तो कोई टेंशन भी नहीं है। जज साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा दिलवा दीजिए। मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मैं बहुत ज़्यादा ऊब चुका हूँ। तभी पूजा अमन से बोल पड़ती है और कहती है कि मैं इतना जल्दी तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुमको चैन से जीने भी नहीं दूँगी। अभी तो तुम 20,000 महीने का मुझे देते थे ना, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुमको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम पूरा पैसा नहीं दोगे तो देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। तब अमन कहता है कि जज साहिबा, देखिए आपके सामने ये मुझे इस तरीके से धमकी दे रही है। अब आप सोच सकती हैं अगर यह मेरे घर पर अकेले मेरे साथ रहती होगी तो मेरे साथ क्या करती होगी। तब जज साहिबा पूजा के वकील से कहती है कि वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि पूजा बहुत सीधी सादी लड़की है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब यह कोर्ट में इस तरीके से अपने पति को धमकी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि घर पर क्या करती होगी। यह बात तो आप भी सोच सकते हैं। अब वकील साहब एकदम से चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। तब जज साहिबा पूजा से कहती है कि पूजा, तुम क्या चाहती हो? तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? तब पूजा थोड़ी देर सोचती है, विचार करती है और कहती है कि मैडम जी, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, लेकिन तलाक से पहले मेरी शादी में जितना भी पैसा खर्चा हुआ था वो सारा पैसा भी मुझे चाहिए और मेरे दहेज का सारा सामान भी मुझे चाहिए। तब अमन कहता है कि मैडम जी, ये कौन से सामान की और कौन से दहेज की बात कर रही है? ये सारा सामान तो अपने घर लेकर जा चुकी है। दहेज में मिला हुआ एक चम्मच भी हमारे घर पर नहीं छोड़ी है। सब कुछ तो लेकर चली गई है, तो फिर ये कौन से सामान की बात कर रही है? उल्टा मेरे ऊपर दहेज का केस लगाकर मुझे फंसा रही है, मुझसे पैसा वसूल रही है, हर महीने मुझसे 20,000 ले रही है। इसके पिता और इसके भाई मेरा पैर तोड़ दिए थे और जब मेरा पैर तोड़ दिए थे तो यह मुझसे झूठा नाटक कर रही थी कि मैं इसका हाथ तोड़ दिया हूँ, लेकिन जज साहब मैं इसको मारता नहीं था, मैंने इसका हाथ भी नहीं तोड़ा था। ये सारी बातें झूठ बोल रही है। अब जज साहिबा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इन दोनों के केस का फैसला सुनाकर इसको ख़त्म कर दिया जाए, केस को बंद कर दिया जाए।
जज साहिबा अमन से कहती हैं कि या तो तुम अपनी पत्नी को लेकर घर पर जाओ या फिर 10 लाख रुपए की व्यवस्था करके तुम अपनी पत्नी को दे दो और इस केस को यहीं पर ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी नौकरी करती नहीं है तो आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर तुम उसको अपने साथ घर पर लेकर चले जाओ। उसकी इज्जत करो, इज्जत से उसको अपने साथ रखो। मेरा आखिरी फैसला यही है कि तुम उसको 10 लाख दे दो और इस केस को ख़त्म करो। अब पूजा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैडम 10 लाख में मेरा क्या होगा, मुझे 30 लाख चाहिए। तब अमन कहता है कि मैडम मैं इतना पैसा कहाँ से दूंगा, अभी मैं अपना नया घर बनवाया हूँ और मैं पहले से ही कर्ज में चल रहा हूँ, तो 1 लाख मैं नहीं दे सकता हूँ, तो मैं 10 लाख कहाँ से दे दूंगा। तब जज साहिबा कहती है कि ठीक है, अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो पूजा को अपने साथ घर पर लेकर चले जाओ और उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ कोई विवाद मत करना। तब अमन कहता है जज साहिबा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब अमन के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी अमन जज साहब से कहता है कि मैडम जी मुझे 20 दिनों का समय चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा। तब जज साहिबा कहती है कि ठीक है, मैं तुमको 25 दिन का समय दे रही हूँ और तुम इन 25 दिनों में पैसे का इंतज़ाम कर लो, उसके बाद तुम लोग फिर से कोर्ट में आना, तारीख लगेगी और उसके बाद इस केस की सुनवाई होगी। अब शाम हो चुकी थी, उस समय कोर्ट की कार्रवाई भी खत्म हो चुकी थी। अमन और पूजा ये सभी लोग अपने परिवार वालों और वकील के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो पूजा अमन के सामने खड़े होकर उसको धमकी देने लगती है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब तक कुछ देर बाद जज साहिबा भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी जज साहिबा की नज़र अमन के ऊपर पड़ जाती है और जज साहिबा देखती हैं कि अमन कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी जो पत्नी है और उसके सास ससुर सभी लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। जज साहिबा अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी को उसके पास लेकर चलना, मुझसे उससे बात करनी है। जज साहिबा का ड्राइवर गाड़ी को अमन के पास लेकर जाता है, गाड़ी को वहाँ पर रोक देता है। तब जज साहिबा अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करती हैं और पूजा की सारी बातें चुपचाप गाड़ी में बैठकर सुनने लगती हैं। पूजा अमन से कह रही थी कि तुम जज साहिबा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे, अभी तो मैं तुमसे 30 लाख की डिमांड की हूँ, मैं अगली बार जब कोर्ट में जाऊँगी ना तो मैं तुमसे 50 लाख मांगूंगी, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर बेचवा कर तुमसे पैसा लूँगी। जब इस तरीके की बात पूजा अमन से कर रही थी तब तक जज साहिबा बोल पड़ती है और कहती है कि अभी तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब पूजा जैसे जज साहिबा को गाड़ी में बैठा हुआ देखती है तो एकदम से चुप हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से अपने माता पिता और भाई के साथ अपने घर चली जाती है। जज साहिबा वहाँ पर खड़ी थी, अमन बैठा हुआ था, तो जज साहिबा अमन से पूछती है कि अमन क्या हुआ है, यहाँ पर क्या बातें हो रही है। तब अमन कहता है कि मैडम जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया है, उसके सिर पर भूत सवार हो गया है, वो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती है, मेरी बातों को वो कभी नहीं मानती है
अभी वो मुझसे कह रही थी कि जब अगली बार कोर्ट में तारीख लगेगी, जब कोर्ट में हम लोग तुमसे मिलेंगे तो मैं तुमसे 50 लाख की डिमांड करूंगी। जब जज साहिबा इस तरीके की बात सुनती है तो वह अमन से कहती है कि देखो अमन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आजकल हमारे समाज में इस तरह के केस बहुत आते रहते हैं। कभी कोई पति अपने पत्नी से परेशान हो जाता है तो तलाक ले लेता है, तो कभी कोई पत्नी अपने पति से परेशान हो जाती है तो तलाक ले लेती है। लेकिन मैं तुम्हारे केस को पढ़ी हूँ और पढ़ने के बाद मैं तुमसे यही कह सकती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम पैसे की व्यवस्था करके अपने पत्नी से छुटकारा ले लो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहने का फैसला करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही हमेशा बर्बाद होती चली जाएगी। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमन जज साहिबा की बातों को मान लेता है और कहता है कि जज साहिबा मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं। अब अमन वहाँ से अपने घर चला जाता है और जब 4-5 दिन का वक्त गुजरता है तो अमन अपनी माँ को लेकर उनका इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाता है। और संयोग से जो जज साहिबा थी उस दिन संडे का दिन था तो वह भी अस्पताल में गई थी अपना चेकअप करवाने के लिए। उनको बीपी शुगर की बीमारी थी तो वह हमेशा अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती थी। जब अमन अस्पताल के अंदर जज साहिबा को देखता है तो दौड़ते हुए उनके पास जाता है और जज साहिबा भी अमन को देखकर पहचान जाती है और पूछती है कि अमन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसको यहाँ पर लेकर आए हो। तब अमन कहता है कि मैडम जी मेरी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब होती रहती है और अक्सर मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मैं उनको यहाँ पर भर्ती करवाया हूँ। मैडम जी मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, थोड़ा सा और समय लग सकता है। तब जज साहिबा कहती है कि अमन देखो, हम लोग यहाँ पर ये सारी बातें नहीं कर सकते हैं, जो कोर्ट की बातें हैं वो कोर्ट में हो तो ही अच्छा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तुमको तारीख दे दी गई है तो तुमको उस तारीख पर पैसे की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तब अमन जज साहब से कहता है कि मैडम जी आप क्या चाहती हैं, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं या फिर उसको तलाक दे दूं। तब जज साहिबा कहती हैं कि देखो अमन, ये तुम दोनों के बीच का मामला है और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वैसा तुम करो। इतना कहने के बाद जज साहिबा अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल के अंदर चली जाती हैं और अमन वहीं नीचे बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब 15 से 20 दिन पूरे हो जाते हैं, जब कोर्ट में जाने की तारीख का समय हो जाता है, तब दोनों लोग फिर से कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अमन जज साहब के सामने 10 लाख का चेक काट कर पूजा के हाथों में पकड़ा देता है और इसी बात पर दोनों का कोर्ट में तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक होने के 10 दिन बाद अमन को एक खबर मिलती है कि जो पैसा 10 लाख उसने पूजा को दिया था, उस पैसे से पूजा अपनी दूसरी शादी करके अपने ससुराल चली गई है। इतना सब जानने के बाद अमन का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अमन अब अपने घर पर अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, अपना काम काज करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। अक्सर हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं, वह हमेशा वही काम करती हैं जो उनका मन करता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं, लड़के भी अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
पति और पत्नी को सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा करता है तो एक लोग को चुपचाप सुन लेना चाहिए। अगर दोनों लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में कभी न कभी विवाद होगा और दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि आजकल हमारे समाज में जितने भी तलाक हो रहे हैं उन लोगों को कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने और समझने को मिलेगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।